देखो बच्चों, हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट किया था रियल एनालिसिस के अंदर। हमने ये चैप्टर, उसमें कुछ डेफिनेशन बताई थी हमने पहले वाली वीडियो में। अब ये दूसरी वीडियो के अंदर बता रहे हैं हम मोनोटोनी इंक्रीजिंग और मोनोटोनी डिक्रीजिंग। वैसे रियल नंबर के चैप्टर में भी हम ये बात कर चुके हैं। नाम सही जाहिर है कि भाई, जैसे कि मान लीजिए, मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने पैराबोला, ठीक है। इधर को ध्यान से देखना, जब हम इधर को बढ़ते हैं, ऐसा बढ़ेंगे ऐसा बढ़ेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू ये जो ये ऊंचाई है, ये यदि घट रही है तो डिक्रीजिंग, और बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग। बता सकते हो इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं कहूं जीरो से इन्फिनिटी तक चेक करो, इस साइड में चेक करो, इस साइड में, तो इस साइड में तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन माइनस से इन्फिनिटी टू जीरो जाए तो डिक्रीज हो रही है। सही है, तो उसने ये बस इसको शब्दों में बदल दिया। अगर x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए x पर y से। ये तो मतलब है, मान लो सपोज करो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है, तो ये वाली वैल्यू ऊंचाई क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी fx। और ये वाली ऊंचाई क्या कहलाएगी? fy। तो यदि इंक्रीजिंग है तो y पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए x वाली से। और यदि, भाई यही तो मतलब हुआ, अगर तुमने क्या लिया यहाँ पर क्या लिया तुमने, y बढ़ा लिया x से, तो इसका मतलब y पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए ना x से। और यदि तुमने x बढ़ा लिया है y से, तो x पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से, तभी तो इंक्रीजिंग होगी वो। तो बस इसने ये लिखा, अगर x बड़ा y से है तो x पर फंक्शन की वैल्यू y पर फंक्शन की वैल्यू से बड़ी ही होनी चाहिए। और डिक्रीजिंग में क्या लिखा, अगर x बड़ा y से है तो x पर फंक्शन की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना। ठीक जी। अब जैसा मान लीजिए मैं एक, चलो इसको ही लिख लो, तुम चित्र बना लो फिर भी। एक मिनट एक मिनट, यही बना लीजिए तुम। ये क्या आ गया यहाँ पर, इसकी बात कर लें। ये ही मैंने पैराबोला बना दिया, ये बना दिया पैराबोला। अब मैं तुमसे कह रहा हूं यहाँ पे 1 है या 2 है, इस इंटरवल की बात करो। बस इस इंटरवल के अंदर देख के बताओ मुझे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखो, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, y बढ़ता जा रहा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है ये नहीं। तो इस इंटरवल के अंदर यदि मैं इसका नाम i रख दूं 1 से लेकर 2 तक के, इस इंटरवल के अंदर क्या विशेषता रही? अगर तुम इसके अंदर 2 पॉइंट पकड़ो, x1 और एक x2, x1 और x2 2 पॉइंट पकड़े मैंने इस इंटरवल के, और x2 बढ़ा लिया है मैंने किससे? x1 से, लेट करा मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x2 बढ़ा लिया है x1 से, तो 100% फंक्शन की वैल्यू x2 पर बड़ी रही होगी x1 की वैल्यू से। ये तो मतलब हुआ इंक्रीजिंग का। जल्दी से चित्र बना लो, इंक्रीजिंग के लिए बनाया मैंने ये, इस इंटरवल पर। और यदि मैं इधर इंटरवल डाल दूंगा यहाँ पर, -1 से मान लीजिए डाल, या -2 से -1 तक डाल दिया ये, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगी। और I1 मान लीजिए तुम्हारा दिया -2 से लेकर -1 तक, तो x1 x2 2 पॉइंट पकड़ोगे यदि इसके अंदर, x1 और x2 2 पॉइंट पकड़ोगे I1 के अंदर, तो 100% जिसमें x1 इसे मान लीजिए, चलो इसे मान लिया, और x2 इसे मान लिया, और जिसमें x2 बड़ा है, x1 बड़ा होगा है, और x1 बड़ा होगा किससे? x2 से, तो फंक्शन की वैल्यू x1 पर छोटी आ जाएगी x2 की वैल्यू से। तो वैसे तुम्हें समझ में तो आएगा ये क्या करना क्या है, और डेफिनेशन बता देता हूं मैं, बना लो, हल्का सा ध्यान जाएगा बस तुम्हें। तो फंक्शन वही है, लेकिन फंक्शन 1 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, और -2 और -1 के बीच में डिक्रीजिंग है। देखिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन इनके बारे में बात करनी होगी, लेकिन मेन जो चैप्टर का नाम है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे प्रॉपर इंटीग्रल की भी। इंटीग्रल दो तरह के होते हैं, जो इंटीग्रल तुम करते हो, समाकलन करते हो, वो दो तरह का होता है। एक होते हैं प्रॉपर और एक होते हैं इम्प्रॉपर। ज्यादातर तुमने अब तक जो इंटीग्रेशन करे हैं वो सारे ज्यादातर प्रॉपर करे हैं, 90%। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में मेन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इम्प्रॉपर की, प्रॉपर की नहीं। लेकिन डेफिनेशन मैंने दोनों लिखवाई है। देखो, पहली डेफिनेशन क्या कहते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल कहते किसे हैं? कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो उसे प्रॉपर कहा जाएगा जिसके अंदर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो जो रेंज है, तुम कह रहे हो ए टू बी इंटीग्रेट करना है, तो जो रेंज है वो फाइनाइट होनी चाहिए। रेंज कैसे होनी चाहिए? फाइनाइट। मतलब तुमसे कहा जाएगा भाई 1 to 2 इंटीग्रेट करो, तो 1 to 2 एक फाइनाइट है, या 1 या 2। लेकिन यदि ये कह दिएगा 1 to इंफिनिटी,
तो ये रेंज हो गई इनफाइनाइट। समझ में आ गई? यदि इन्फिनिटी पड़ा होगा लिमिट के अंदर, चाहे अपर में पड़ा हो या लोअर में पड़ा हो या दोनों में पड़ा हो, तो फिर वो रेंज इनफाइनाइट कहलाएगी। जब तक फाइनाइट नंबर पड़े हुए हैं तो रेंज हमारी फाइनाइट कहलाएगी, कि हम जिसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो रेंज हमारी फाइनाइट है। तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होनी चाहिए, और जो फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उस रेंज के अंदर वो बाउंडेड होनी चाहिए। बाउंडेड का मतलब उस रेंज के अंदर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट। कल सिखाया था मैंने। मान लीजिए ये चित्र बना दिया मैंने, इस चित्र को देख के बताओ क्या फंक्शन 1 और 2 के बीच में बाउंडेड है? साफ दिखा दे रहा, 1 पर इतनी ऊंचाई आएगी, इस अगले पर इतनी आएगी, इस पर इतनी, और इस पर इतनी आएगी। एक मिनट को आगे बढ़ा दूं, यहाँ पर इतनी आएगी, ये रे। तो इसका मतलब फंक्शन कैसी है? बाउंडेड। अगर किसी ने चित्र ऐसा बना दिया, ए ऐसा ले गया और फिर यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए 1.5 और इधर डाल दिया 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में देखिए 1.5 पे कहां जा रही है? इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो फिर 1 और 2 के बीच में ये बाउंडेड नहीं है। सही है? तो दो चीज बताई उसने, एक तो रेंज जो है इंटीग्रेशन की वो फाइनाइट होनी चाहिए और फंक्शन बाउंडेड होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं हम प्रॉपर इंटीग्रल। आज तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन करे हैं वो सारे प्रॉपर के करे हैं। चेक कर लीजिए, ये फंक्शन, ये इंटीग्रल चेक करो, लिमिट कैसे डाली मैंने? 1 to 2 फाइनाइट, रेंज हमारी फाइनाइट है। फंक्शन चेक करना, एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू कभी इस इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट बैठेगी? नहीं बैठ सकती। तो इसका मतलब फंक्शन कैसी होगी? बाउंडेड होगी। अगर मान लीजिए तुमसे क्वेश्चन कभी कोई ऐसा कहता है, एक मिनट के लिए मान लो कोई क्वेश्चन कहता है 1 to 2 इंटीग्रेट करना और 1 अपॉन x माइनस 1 dx, अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई? रेंज तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन गड़बड़ कर जाएगी इस इंटरवल के अंदर, 1 पर क्या जाएगी? इन्फिनिटी, तो फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तो ये प्रॉपर नहीं हो सकता। समझ में आगे बात? तुम्हें तो प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए दो बातें होती हैं, जो रेंज होती है जिस रेंज में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो फाइनाइट होना चाहिए और फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। इस फंक्शन को यहाँ फंक्शन ना बोल के यहाँ बोलते हैं इसे इंटीग्रांड, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड। ठीक है? इंटीग्रांड शब्द भी यूज होता है यहाँ पर। तो ये होगी प्रॉपर इंटीग्रल, और जो प्रॉपर नहीं होते वो सब कहलाते हैं इम्प्रॉपर। अब एक बात सोचिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रफली एग्जांपल दी, ये हटा दो सबको, इनको एक रफली एग्जांपल देता हूं तुम्हें। पहले मान लीजिए लिखा मैंने 1 to 2 रेंज फाइनाइट है, और यहां लिख दिया 1 अपॉन x माइनस 1 ये, लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं है क्योंकि 1 पर गड़बड़ कर जाएगी। तो ये इम्प्रॉपर प्रॉपर इंटीग्रल तो है नहीं, इम्प्रॉपर है इम्प्रॉपर। और देखिए 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 1, अब इसे चेक करना, लिमिट जो दे दी इंफिनिटी दे दी, तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा हो गया? इनफाइनाइट। लेकिन फंक्शन सही है, फंक्शन की वैल्यू 1 से लेकर कहीं तक भी भरना, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की कहीं गड़बड़ नहीं करेगी। गड़बड़ करेगी तो किस पे करेगी? -1 पे, और -1 मैंने इस रेंज में लिया ही नहीं। सही है? तो फंक्शन सही है लेकिन रेंज जो है वो गलत है, इसलिए प्रॉपर नहीं हो सकता। अगर ऐसा ले लिया मैंने 1 to इंफिनिटी 1 अपॉन x माइनस 1 dx, इसमें रेंज भी बिगाड़ दी मैंने, रेंज भी इनफाइनाइट ले ली और फंक्शन भी बिगाड़ दी मैंने, फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रॉपर नहीं है। तो इसका मतलब इम्प्रॉपर क्या टाइप के होंगे? एक तो ये टाइप होगी, दूसरी टाइप ये होगी, तीसरी टाइप ये होगी। तीन तरह के इम्प्रॉपर हो सकते हैं। हो सकता है फंक्शन बाउंडेड ना हो, लिमिट रेंज जो है वो फाइनाइट हो, वो भी इम्प्रॉपर। दूसरा हो सकता है रेंज इनफाइनाइट हो, फंक्शन बाउंडेड हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि रेंज भी इनफाइनाइट और फंक्शन भी बाउंडेड ना हो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी तीन टाइप के होते हैं, हमें पढ़ने हैं इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है? लेकिन डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, पहले ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर बात करेंगे उसके इम्प्रॉपर की। देखो मैंने दो बच्चों के एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल लिखिए, देखिए 1 to 2, तो रेंज तो मैंने फाइनाइट लिया है, 1 और 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस फंक्शन को देखिए, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करेगी, हमेशा हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर कैसी आएगी? फाइनाइट ही आएगी, इनफाइनाइट किसी पॉइंट पर नहीं बैठने की। तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड लिया हमने, 1 रखो, 1 से बड़ा रखो, 2 रखो, 2 से कम रखो, कुछ भी रखो, तो इन्फिनिटी जाएगा किसी पॉइंट पर। ठीक है? तो इसका मतलब है ये फंक्शन बाउंडेड है इस इंटरवल के अंदर, और रेंज भी हमारी फाइनाइट है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है। सेकंड वाले को देखना, इसमें जो रेंज है वो तो मैंने फाइनाइट लिया है, लेकिन देखो फंक्शन क्या कर रही है,
ये जो फंक्शन है 1 पर गड़बड़ कर जाएगी, 1 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी, और 1 इस रेंज के अंदर भी है, नहीं समझे? तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं हो सकती। बाउंडेड होने के लिए हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट ही आनी चाहिए थी। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। तो इसका मतलब है ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। अब हम सीखेंगे जो प्रॉपर नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर भी 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये फर्स्ट काइंड के क्या होते हैं वो सुन लीजिए। ए डेफिनेट इंटीग्रल, कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया है, इन विच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर रेंज जो है वो इनफाइनाइट हो। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट का मतलब है या तो ए इन्फिनिटी हो या बी इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, मतलब यहां लिमिट में इन्फिनिटी आ जाए तो ऐसी रेंज को बोलते हैं इनफाइनाइट रेंज। सही है? और लेकिन फंक्शन कैसी हो? फंक्शन बाउंडेड हो, उस रेंज के अंदर फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही हर पॉइंट पर वो फाइनाइट आनी चाहिए, तो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो ऐसे को बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, इस एग्जांपल में देखो जो लिमिट दी गई है 0 टू इन्फिनिटी, तो समझ जाओ कि रेंज जो है वो इन्फिनिटी है। लेकिन फंक्शन को देखना, ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करने की, 0 भरो, 0 से बड़ा भरो, कुछ भी भरो, अनंत नहीं भरना, इन्फिनिटी नहीं भरना, ना ना ना, ये तो ये बताने के लिए बताया जाता है कि तुम्हें 0 से बड़े भरने हैं, कहीं तक भी भर लीजिए, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। ये तो ये तुम्हें बताया जाता है इंटरवल के बारे में। अगर तुमसे वो कोई कहता है कि वे नंबर बताइए जो 0 से बड़े हैं, तो उन्हें इंटरवल के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 0 और 0 से बड़े, तो 0 भी लेनी है और 0 से बड़े भी लेने हैं, तो इधर क्या डाल दें हम? इन्फिनिटी। इस सेट को ही तो बोलते हैं हम हाफ इंटरवल, एक साइड से हाफ हो गया ये, सही में बोल दीजिए। ठीक, तो इसी तुम्हें पता भी है इंटरवल कैसे बनते हैं? इंटरवल रियल नंबर के सेट होते हैं, लेकिन उनमें कंडीशन होती है। जैसे हमने बनाया क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये रियल नंबर होंगे, इसके अंदर रियल नंबर जो ए से ग्रेटर होंगे, बी से कम होंगे। अगर कोई कह रहा है 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है इसके अंदर वे रियल नंबर आएंगे जो 0 से बड़े होंगे, बस। इन्फिनिटी का मतलब तो ये है कि ऐसे ही रखते जाओ, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहां पर हमें 0 भर के देखना है, 0 से बड़े कुछ भी रख के देखिए तो फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं जाएगी, फाइनाइट ही रहेगी हमेशा। तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है, लेकिन रेंज जो है वो हमारी इनफाइनाइट है, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का। इसे नोट करिए जल्दी से। देखो बच्चों, हम इसका मतलब समझाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट इंटीग्रल का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और फर्स्ट काइंड का क्या मतलब है, उसे समझो। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था अभी, ये मैंने यहाँ पे इसका वो बनाया है। देखो ये डायग्राम जो ग्रीन वाला है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं से। ये जो ग्रीन वाला वो कर्व हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका ही चित्र है ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला अनंत तक जा रहा है, ऐसा ही है बहुत दूर तक। ठीक, और जो रेड दिखाया है मैंने, ये तुम्हें रेंज दिखाई है, रेंज। ये तो फंक्शन है ऊपर वाली ग्रीन वाली, और ये हमारी रेंज है। तो हमें इंटीग्रेट कहां से करना? इस रेड वाले हिस्से में इंटीग्रेट करना, 0 टू कहां तक? इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना। तो 0 टू इन्फिनिटी साइड में ग्रीन वाला कर्व यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से 0 से यहां से अनु गया। तो बताइए कहीं पर इसकी ऊंचाई अनंत गई? ऊंचाई का मतलब ये फंक्शन की वैल्यू ऊंची कहीं पे इन्फिनिटी गई? नहीं, 0 पर साफ दिखाई दे रहा 1 तक गई बस ये। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 है। रख के देख लो, रखियो, x की जगह 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं आएगी? अरे y का मान कितना आएगा? 1 तो आएगा, ये ऊंचाई 1 है। और जैसे जैसे तुम आगे को बढ़ते जाओगे तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सही है? तो यहाँ पे जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं जाएगी। इनफाइनाइट जाने का मतलब है कल ऊपर को भाग जाना चाहिए था अनंत पर को, तो ऐसा नहीं भागा। ठीक है, तो अब हम ये बताइए पहले हम इंटीग्रेशन में करें क्या, क्यों निकाले हैं इंटीग्रेशन? एरिया निकालने के लिए। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कहां से? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का। और किस कर्व का लेना चाहते हैं? 1/x² का, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? x = 0 यहाँ हुआ, x = इन्फिनिटी यहाँ कहीं होगा, ये कर्व, ये वाला कर्व और ये 0 एक्स एक्सिस, इसके बीच का ये सारा एरिया निकालना चाहते हैं, यही तो है। तो यदि कभी ऐसा तुम्हारा एरिया बनता है जिसमें ये जो एक साइड है ये हो जाए अनंत, एरिया जब निकलता है तो एरिया में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई।
तो लंबाई तो ये शो कर रही है हमारी x की वैल्यू, तो ये इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है, ऊपर की जो वैल्यू है, जो चौड़ाई है, ये वाली वैल्यू, ये जो चौड़ाई है, ये निश्चित रहे, तो ऐसे को बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ में आ गई बात तुम्हें? अब ऐसे ही हम दिखाएंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहले एक आधी एग्जांपल और देता हूं, यदि इसमें रखी होगी तो, एक मिनट के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखी है cos x की, ध्यान से देखना, मैं इसे और बड़ा कर देता हूं, एक मिनट के लिए सही से देखो। cos x का सभी जानते हैं चित्र ऐसा बनता है, देखो 0 पर cos x की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 नहीं होता क्या? तो फंक्शन देखो मैंने यही चित्र बनाया है, ये 0 से 9 गया ऐसा 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 ऐसा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हो तुम? 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब यहां 0 है और यहां तक इन्फिनिटी कर रहे हो, तो जो रेंज है तुम्हारी इंटीग्रेशन की वो कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेंज तक तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, लेकिन किस कर्व कर रहे हो? इस कर्व का। तो इस रेंज के अंदर कर्व कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ, 0 पर 1 गया, ऐसे तुम बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू कम होती जाएगी, यहां का 0 हो गई, फिर आगे बढ़ोगे यहां से तो y की वैल्यू नीचे की ओर जाने लगी, नेगेटिव में ये जाने लगी, फिर आगे बढ़ोगे तो यहां तक जाने लगी, और तुम ऐसे इंटीग्रेट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओ, तो तुम कौन सा एरिया निकाल रहे हो? जो मैंने डार्क करा, ये लाइन से खींचा, ये सारा एरिया निकालना चाहते हो तुम? अरे इंटीग्रेशन का मतलब ये तो होता है फंक्शन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये सारा एरिया निकालना चाहते हो तुम। तो ये देखिए, ये जो एरिया बना है, ये वास्तव में रेंज जो है, लंबाई जो ली गई है वो इनफाइनाइट ली गई है, लेकिन कर्व की जो ऊंचाई है कहीं पर भी किसी भी जगह इन्फिनिटी नहीं गई, फंक्शन बाउंडेड रही। समझ में आ गए? बता सकते हो पूरे, अगर बाउंडेड है तो 100% फंक्शन का सुप्रीम इनफिनिम ढूंढा जाता है। बताओ सुप्रीम का क्या गया फंक्शन का? मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है? -1। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही +1 और -1 के बीच रहेगी। अरे दो लाइनों के बीच में नहीं आ गई है। अगर ये चित्र ऊपर को भाग जाता अनंत को, तो तुम दो लाइन ऐसी खींच नहीं सकते थे जिनके बीच में कर्व बीच में आ जाता। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसी है? बाउंडेड है, तभी तो तुमने दो लाइनों के बीच में बता दिया कि इसके बीच में ही आएगा कर्व और कहीं नहीं जाएगा, तो बाउंडेड हो गया। सही है। तो रेंज कैसे है यहाँ पर? इनफाइनाइट। जब भी रेंज इनफाइनाइट हो जाए, बहुत दूर तक का एरिया निकालना हो तुम्हें, तो वो फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, फर्स्ट काइंड का। तो मैंने एक ये बनाया है, तुम करके देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए इसे ही देख के एक बात और बताना, जरा सोच के बोलना बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए मैं कहना चाहता हूं कर्व यही है, लेकिन रेंज बदल रहा हूं मैं तुमसे कहता हूं रेंज लेना 0 से लेके यहां पर होता है पाई तक की रेंज लेना, बस। तो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम? इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो प्रॉपर इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल? रेंज मैंने फिक्स कर दी 0 से पाई तक, समझ गए? और फंक्शन भी कैसी है? बाउंडेड है। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 + 1 है और मिनिमम -1 है। समझ में आ गए? तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब इम्प्रॉपर नहीं हुआ। अगर मान लीजिए मैं ऐसे एक क्वेश्चन और बोलूं तुम्हें अपने पास से, एक कर्व है, एक फंक्शन है y = 1, ये फंक्शन है f(x = 1), ये लाइन सब जानते हैं, और रेंज दे दी तुम्हें मैंने यहां से 0 से लेकर 5 या अनंत तक ले लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी। तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की। बताइए तो ये जो इस एरिया को देखकर बताइए कि हम ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का, वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? बस ये बता दीजिए बस। ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि तुमने रेंज जो है इनफाइनाइट ले लिया है, जबकि फंक्शन की वैल्यू हर जगह 1 है, बाउंडेड है फंक्शन। समझ रहे हो तुम? तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन ये फर्स्ट काइंड का है, ठीक है। तो इंटीग्रल कुछ नहीं होता, एक एरिया को शो करता है, वो एरिया को देखकर तुम बता सकते हैं कि किस काइंड का बैठेगा। आगे बात करें हम, तो अब हम बात करते हैं सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड लिखिए, पहले मैं समझाता हूं, बाद में कर लेना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ए डेफिनेट इंटीग्रल, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ इन विच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन वो फाइनाइट हो, लेकिन फंक्शन जो तुम्हारी है वो अनबाउंडेड हो, एक या एक से ज्यादा बिंदुओं पर उस इंटरवल के। ठीक है, कहने का मतलब एक पॉइंट पर किसी पे क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई, समझ गए? तो वो फंक्शन बाउंडेड नहीं हो सकती। बाउंडेड तभी कहा जाता है जब उसके इंटरवल के सभी पॉइंटों पर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए। ठीक, तो लिमिट तो कैसे, रेंज कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट, लेकिन फंक्शन बाउंडेड ना हो, तो उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। पहले इस क्वेश्चन को देखो, इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल को देख के बताओ। इस यहाँ पर देखो, चित्र मत देखो, यहाँ देख के बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? रेंज कहां से कहां तक देखी? 1 से 5 तक इंटीग्रेट करना, बस केवल एरिया जो निकालना है वो 1 और 5 के बीच का निकालना है। ठीक, और फंक्शन देखना,
फंक्शन किस पर गड़बड़ कर रही है, 2 पर और 4 पर, और 2 और 4 इसी रेंज के अंदर आएंगे, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ उसकी वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। तो ये इंटीग्रेशन किस काइंड का हो गया तुम्हारा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का हो गया। इसका मैंने यहां पर चित्र भी बनाया है, ये रहा चित्र, इसको देखे चित्र को। हम बात कर रहे हैं कहां से, 1 से लेकर 5 तक। वन चित्र तो ये है नीले वाला, इसका जो नीला बन रहा है, इधर भी नीचे भी ऐसा चित्र है ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 से 5 तक। तो देखो 2 पर क्या हुआ, 2 पर इसकी वैल्यू कहां जा रही, ऊपर देखो, ये चित्र ऊपर को भागा जा रहा अनंत की ओर। अब 3 पर देखना, 4 पर देखना, 4 पर कहां को भाग रहा, अनंत की ओर। नीचे को देख लो, इसका मतलब ये x इक्वल टू जो 2 लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसका एसिम्प्टोट है। इसे कर्व कहां जाकर टच करेगा, अनंत में जाकर टच करेगा। नीचे देख लो, एसिम्प्टोट नहीं है। ऐसे ही x इक्वल टू 4 भी इसका एसिम्प्टोट है। भाई एक बात सोचिए, मैं छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। किसी ने क्वेश्चन ये पूछा तुमसे कि y बराबर 1/x है, कोई कर्व है, ये कुछ भी कर्व है, तुम इसमें x की जगह यदि इंफिनिटी भर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू इंफिनिटी। तो x की वैल्यू इंफिनिटी कहां होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ बहुत दूर जाकर इंफिनिटी होगी x की वैल्यू। तो वहां पर y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। इसका मतलब ये कर्व जो है इसे कहां जाकर टच कर रहा होगा, अनंत पर, जहां x की वैल्यू इंफिनिटी हो गई है, वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये लाइन इसका क्या है, एसिम्प्टोट है, क्योंकि इसमें अनंत पर जाकर टच करेगा, ये तो मतलब है। ठीक, लेकिन यदि मैं इसे उल्टा कर दूं, x बराबर लिख दूं 1/y, तो इसमें देखना जरा, y की जगह मैं इंफिनिटी भर दूं तो x भी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब y की वैल्यू इंफिनिटी कहां होगी, ऊपर जाके, और तो उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब ये लाइन भी इसका एसिम्प्टोट है। तो जब भी वैल्यू इंफिनिटी जाती है ना किसी पॉइंट पर फंक्शन की, तो समझ जाइए वो लाइन उसका एसिम्प्टोट जा रहा है। जैसे हमने कहा अभी क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू, तुमने कहा 1/x-1 है, तो हमें पता x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जानी, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इसका एक एसिम्प्टोट है। आगे बात समझ में। तो यहां पर मैंने इस तरह बना के दिखाया है, वो तुम चेक कर लेना इसको। तो इसमें यहां पर बता सकते हो एरिया कहां से कहां तक का पूछा गया है, 1 से लेकर 5 तक के बीच का एरिया निकालना है, और कर्व के बीच का, कर्व ये हो गया अनंत तक। तो इसका मतलब यहां जो एरिया की बात की जा रही है वो इसकी, ये अनंत तक जाएगा, फिर यहां पर ये वाला अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक, ये वाला एरिया यहां तक का। नीचे आ जाइए, ये वाला सारा एरिया, ये ये एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, यही तो है हमारा 1 और 5 के बीच में कर्व, वही 1 और 5 के बीच में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना 1 to 2 dx, ये करते हैं, तो इसमें जो फंक्शन होती है वो फंक्शन 1 और 2 के बीच का एरिया, लेकिन एक्स एक्सिस की एक साइड का एरिया। तो या तो इसमें से लेना है तुम्हें ऊपर का एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, या लेना है तुम्हें नीचे वाला, एक साइड का लेना है बस, ये वाला एरिया। या तो ये रखो, ये वाला एरिया, या केवल लिख दो ऊपर। जब भी तुम 1 to 2 इंटीग्रेट करोगे किसी फंक्शन का, तो इससे जो एरिया बनता है वो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 लाइन, फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया आता है। तुमने बीएससी पार्ट 1 में एरिया का चैप्टर पढ़ा है कैलकुलस के अंदर, वहां पर फॉर्मूला हुआ करता y dx a to b। तो इसका मतलब होता था जो एक कर्व होगा, जो भी कर्व होगा, वो कर्व दो लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच का एरिया निकलता था, ये वाला एरिया। तो ये एक साइड का एरिया देता है, या तो x के ऊपर का एरिया या x के नीचे का एरिया। तो यहां पर जो एरिया लिया जाएगा, या तो तुम ऊपर का लीजिए बस, केवल ये वाला प्लस ये वाला, बीच में खाली हो गया, नीचे से लेना है तो ये वाला एरिया, ये सारा एरिया। आगे बात समझ में तुम्हें, ठीक जी। अब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एक बात तो रह गई, हाँ, तो चित्र को देखकर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि, हाँ चित्र को देखकर कैसे चलेगा पता कि 6 सेकंड काइंड का है, रेंज तो दिखाई देगी तुम्हें फाइनाइट, लाल वाला हिस्सा देखो फाइनाइट, लेकिन फंक्शन बीच में कहीं ना कहीं अनंत में गई होगी। समझ में आ गई बात तुम्हें, फंक्शन यदि तुम्हें अनंत पर जाकर दिखाई दे जाती है बीच में कहीं, तो समझ जाओ वो सेकंड काइंड का है। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं हम, 1 मिनट के लिए, हाँ उतारोगे ना तुम इसे। देखिए एक बात और बता देता हूं मैं साथ साथ में, इसमें कभी फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। मैं जरा इधर कर लेता हूँ सब, फिर उसके बाद बताऊंगा।
देखिए मैं इसकी बात कर रहा था। बच्चा ये कहता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन उठाता है कि अगर मान लीजिए तुम ये कह रहे हो कि इस इंटीग्रेशन से 1 to 2 तुम इंटीग्रेट करोगे, 1 to 5 इंटीग्रेट करोगे फंक्शन को, तो इससे एक साइड का एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक ये सारा एरिया, और ये क्योंकि बीच में तो कर्व है ही नहीं, अनंत तक चला गया इधर, तो ये वाला एरिया बैठेगा। इन दोनों एरिया का सम जो आएगा वो यहां आ जाएगा, जितना भी बैठेगा। और यदि हम ये कह के चले हम तो नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या ये वाला एरिया ऊपर वाले एरिया के समान बैठेगा? लगाओ दुख, बताओ। यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है? यहां से यहाँ 1 है या 2 है? तो ये 1 ही तो चौड़ाई होगी। और देखना जरा, यहां से लंब डालना, यहां से 1 मिनट को, तो ये भी तो 1 ही है। तो इधर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला इसके बराबर बैठ जाएगा, और इधर वाला जो हिस्सा ये वाला इसके बराबर बैठ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो इतना ही बैठ जाएगा। करके निकाल के देख लीजिए। इंटीग्रेट तो तुम्हें करना ही आता है, फंक्शन तुम्हारे सामने है। फंक्शन क्या थी जरा बोलना, फंक्शन क्या थी? 1/x-2, और इसे इंटीग्रेट करना, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लोगे वो तो a अपॉन कितना जाएगा, x-2, और b अपॉन कितना जाएगा, x-4। अच्छा क्या, उसे इंटीग्रेट कर लो फिर, और इंटीग्रेट करके वैल्यू भर देना, x की जगह 1 और 5, तो ये एरिया निकल ही आएगा। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, उसे करके देख लेना। फिलहाल हम एक एग्जांपल और बता रहे हैं इसके अंदर, वो और देख लीजिए। ये रही एग्जांपल, fx इक्वल टू लिया हमने, फंक्शन लिया 1/x²। बताइए कहां गड़बड़ कर रही है फंक्शन? रेंज तो बिल्कुल सही है, रेंज तो क्या ली यहाँ पर, 0 से लेकर 1 तक ली, रेंज तो बिल्कुल फिट है। ये मैंने बहुत छोटा दिखाया अभी यहाँ पर। और फंक्शन क्या है, 1/x²। तो ये फंक्शन किस पर गड़बड़ करेगी? 0 पर। 0 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। अब इसको डायग्राम को देख लीजिए इसका, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं क्योंकि दोनों भाग रहे हैं बार बार। जूम एक साथ में हो रहे हैं। चलो जी, इसे देखो, ये मैंने 0 और 1 के बीच में दिखाया, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो हमारी रेंज तो केवल इतनी सी है। लेकिन 0 पर कर्व कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी पर वो पहुंच गया। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 इसका एसिम्पटोट है। तो यदि हम एरिया की बात करें तो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? यहां से ये लाइन x बराबर 0 यहाँ, और कर्व ये रहा, और x एक्सिस ये रही, तो ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस एरिया की बात। अब इस एरिया को देखिए, यहाँ पर जो रेंज है वो हमारी फाइनाइट है, लेकिन कर्व कहां जा रहा है? इसके बीच में, अनंत पर जा रहा। तो इसलिए सेकंड काइंड का है ये। आगे बात समझ में? उसमें क्या था फर्स्ट काइंड में रेंज इनफाइनाइट होती थी, लेकिन कर्व अनंत पर नहीं जाता था। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले एग्जांपल नोट कर लो ये वाली। देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं हम बार बार, मैं एरिया की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक वही है। यहाँ तो हम केवल इम्प्रॉपर इंटीग्रल की काइंड पहचान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम इन्हें चेक करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम जो ये एरिया निकल रहा है हमारा, इसके अनुसार ये वाला एरिया अनंत तक जाएगा, तो बच्चा समझता है कि ये एरिया इनफाइनाइट होगा, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी क्योंकि अनंत तक गए हम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। हमें इस पूरे चैप्टर में यही चेक करना है कि वो एक इंटीग्रल दे देगा और पूछेगा कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि यदि वो एरिया एक निश्चित आता है, 50 स्क्वायर मीटर आ गया, फिक्स आ गया, तो वो समझ जाइए कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहलाएगा। और जिसका एरिया इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा होगा, तो फिर वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। हम इस चैप्टर का मेन लॉजिक केवल इतना सही है कि जो एरिया बनता है, ये एरिया फाइनाइट वैल्यू जानी है इसकी या इनफाइनाइट जानी है। उसको सिखाने के लिए कैसे निकलेगा वो एरिया, तो उसे सिखाने के लिए ही हमें ये चीजें पहले पढ़नी पड़ रही हैं कि भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस काइंड, कितने टाइप के होते हैं, फिर जो टेस्ट लगाए जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि टेस्ट वैसे इंटीग्रेट करना हर क्वेश्चन को तो बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन वैसे ही बहुत मुश्किल लगे हमें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जिनको इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो तो जाएंगे लेकिन बहुत मुश्किल काम है उनको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स है, उनसे हम बताएंगे कि हाँ भाई इसका जो एरिया आएगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इंटीग्रेशन तो हमसे होने का नहीं, लेकिन ये एरिया निकाल के देखेंगे हम। तो कैसे निकाल के देखेंगे वो बात की बात है। फिलहाल मैंने 2 टाइप के बताए, किताब में तुम्हें 2 टाइप के ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिए गए हैं, लेकिन हमने जानबूझकर 3 टाइप के बनाए हैं यहाँ पर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, या बहुत से बोलते हैं इसे मिक्स्ड इंटीग्रल। मिक्स क्यों बोलेंगे? इसमें फर्स्ट काइंड की भी वो होगी और सेकंड काइंड की भी होगी, लिमिट इनफाइनाइट भी होगी और फंक्शन भी बाउंडेड नहीं होगी। समझ में आ गई बात में? तो इसे मिक्स कहा गया।
फिलहाल तुम ऊपर लिख सकते हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। यहाँ पे लिखा मैंने a to b f dx is said to be improper integral of third kind या mixed kind if it is neither first kind nor second। ना तो ये फर्स्ट काइंड का हो ना ये सेकंड काइंड का हो, तो उसे मिक्स कहा जाएगा। जैसे ये एग्जांपल लिखी बताना, इस एग्जांपल में क्या गड़बड़ हो रही है? पहले तो ये बताओ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? पहले तो एग्जांपल बताइए, बताओ मुझे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है, क्योंकि लिमिट सही दिखाई दे गया, लिमिट इनफाइनाइट चली गई, तो ये प्रॉपर तो हो नहीं सकता। ठीक जी, एक तो लिमिट गड़बड़ कर रही है, फंक्शन चेक करना, फंक्शन किस पॉइंट पर गड़बड़ कर रही है? 0 पर गड़बड़ कर रही है, तो फंक्शन बाउंडेड भी नहीं है। इसका मतलब दोनों ही बातें हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब ना तो फर्स्ट काइंड में है ना सेकंड काइंड में, फिर ये मिक्स में कहलाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों इसमें अगर तुम थोड़ा चित्र को देखो, चित्र इसका ये वाला है, ये वाला डायग्राम, ये वाला कर्व है ये, और रेंज दी गई है 0 टू इन्फिनिटी। जो एक काली वाली खींच के ये ब्लैक वाली ये लाइन ये रेंज बता रही है, तो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। देखो रेंज कितनी बड़ी है, लेकिन फंक्शन कहां गड़बड़ कर रही है? 0 पर। इस रेंज के अंदर 0 पर ये कहां जा रही है? इनफाइनाइट, ऊपर जा रही है अनंत पर, तो इसलिए मिक्स का है। इसमें जो एरिया बनेगा वो तुम भी जानते हो, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, और कर्व तुम्हारे सामने है ही, ये सारा एरिया, ये वाला एरिया। अगर इस टाइप का एरिया आता है जिसके अंदर फंक्शन इनफाइनाइट पहुंच गई हो रेंज के अंदर, और रेंज भी तुम्हारी इनफाइनाइट हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। अब यहाँ पे समझिए सबसे बड़ी खड़ी होती है, वो क्या होती है वो तुम्हें बता देता हूँ। हम यहाँ पे ये नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड क्या सेकंड काइंड क्या, मेन क्या है चैप्टर का मकसद है कि भाई जो तुम यहाँ पर एरिया बना रहे हो बार बार यहाँ पर नए नए क्वेश्चन लेकर, तो वो एरिया की जो वैल्यू है वो फाइनाइट आएगी या इनफाइनाइट आएगी? बहुत बड़ी आएगी, या तुम उसे नाप नहीं सकते। इनफाइनाइट का मतलब उसे तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस ये एहसास कर सकते हो कि हाँ वो बहुत बड़ी है, बस लेकिन कितनी है ये नहीं तुम्हें पता। समझ में आगे बात तुम्हें? तो एरिया तुम भी जानते हो, हर चीज का एरिया पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका एरिया संभव नहीं है निकालना, वही बात यहाँ पे बताएंगे हम ऐसे यहाँ पर एरिया बनाएंगे जिनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में ये देखा जाता है। तो यहाँ पर जब एरिया फाइनाइट यूनिक आ जाता है तो उस इंटीग्रल को कहा जाएगा यहाँ कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब समझ जाना कि इसके एरिया से मतलब है, और वो एरिया की वैल्यू फाइनाइट यूनिक रही होगी। और यदि कहीं पर डाइवर्जेंट लिखा हुआ है तो डाइवर्जेंट का मतलब है उसकी वैल्यू क्या रही होगी? बहुत बड़ी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। छोटी होगी, इतनी छोटी होगी उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम। जैसे कि मान लीजिए हम एक पॉइंट लगा देते हैं, इसका एरिया बहुत छोटा आएगा, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम, तो उसे क्या शो कर देंगे हम? माइनस इन्फिनिटी। बहुत छोटा है लेकिन माइनस इन्फिनिटी। आगे बात समझ में? जब बड़ी चीज होती है तो हम प्लस इन्फिनिटी शो कर देते हैं, और जब बहुत छोटी चीज होती है कैलकुलेट नहीं हो पा रही तो माइनस इन्फिनिटी लगाकर शो कर देते हैं। समझ में आ गई? ठीक जी। लेकिन पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे पहली एक्सरसाइज के अंदर जिनमें सिंपल इंटीग्रेट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। और आप बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन जिन्हें सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के फॉर्मूले हम आते हैं, कुछ तो आते ही हैं, तो उन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे और एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया 1 to 2 1 और एक्स स्क्वायर dx, तो ये तो मुझे पता कौन सा एरिया बैठेगा, ये पैराबोला है, ये रहा पैराबोला। कहां से कहां तक कह रहा? 1 से लेकर 2 तक के बीच में कह रहा, ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो। तो ये एरिया इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो निश्चित छोटा सा एरिया है। और तुम वैसा कर लो, एक्स क्यूब अपॉन कितना 3, लिमिट भर लेंगे 1 to 2, सोल्व कर लो, आ जाएगा एरिया। तो कैसा आ गया? फाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब ऐसे इंटीग्रल को बोलेंगे हम कैसा? कन्वर्जेंट इंटीग्रल। हम प्रॉपर इंप्रोपर की बात नहीं कर रहा, ये तो प्रॉपर इंप्रोपर इसलिए समझाए हैं क्योंकि अभी हम कुछ थ्योरम बताएंगे, वो थ्योरम जो है वो प्रॉपर इंप्रोपर के अनुसार चलती हैं। लेकिन मेन जो पर्पज है वो केवल एरिया देखने से है यहाँ पर, कि एरिया फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट। सही है? तो अभी हम उन थ्योरम की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हम वे क्वेश्चन करेंगे शुरू में जिन्हें हम सिंपल इंटीग्रेट करना जानते हैं। इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके बता देंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन पहले इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा लिमिट के रूप में लिखना पड़ता है, वो तो मैं बता देता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारे 1 to इन्फिनिटी आ गया, 1 to इन्फिनिटी, और फंक्शन दे दी एक्स स्क्वायर dx, तो हमें साफ दिखाई दे गया रेंज चेंज कर दी उसने, रेंज इनफाइनाइट डाल दी, अब फंक्शन सही है, फंक्शन पैराबोला ही है, ये रहा, ये हमारा पैराबोला, और रेंज कर दी 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक। तो ये एरिया खुला हुआ हो गया सारा, नहीं होगा इतना सारा, क्योंकि पैराबोला गल लिख दिया, क्या सही तो खींचा। ये पैराबोला कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, तो ये एरिया
x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू इंफिनिटी, कर्व और x के बीच का एरिया, ये एरिया वैसे तो आंखों से दिखाई दे रहा बहुत बड़ा आएगा, या कैलकुलेट करना एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट भरना 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 3 करोगे इंफिनिटी नहीं आएगा, इंफिनिटी कुछ घटाओगे जोड़ोगे कुछ भी करोगे तो इंफिनिटी आएगा, तो ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट हमें क्या बताता है कि ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में, ठीक बात। लेकिन हम इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करेंगे, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। जब भी लिमिट तुम्हारी ऐसे लिखी हुई होगी तो इसको एक लिखने का एक तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू, यहां लिखेंगे इंफिनिटी और यहां 1 और यहां लिख लेंगे x, यहां मतलब लिमिट को हम फाइनाइट बना लेंगे और बाद में लिखेंगे भी देखो यहां पे ऐसा भरना, क्यों करना उसका रीजन है। देखिए जैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर दिया, बाद में x की जगह इंफिनिटी भर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इंफिनिटी की पावर 3 करने पर इंफिनिटी बन जाएगा, इंफिनिटी कुछ घटाओगे तो इंफिनिटी आ जाएगा। लेकिन किसी वजह से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक मिनट के लिए ध्यान देना, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी और क्वेश्चन की, इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने पे ऐसा आया, अब प्लस के मान लीजिए 1 आया और पावर इंफिनिटी आ गई और 1, अब जरा इंफिनिटी भरना तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, तो सोल्व कैसा करेंगे, तभी तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ये लिमिट होती है ना, लिमिट के रूप में सोल्व करना पड़ता है। वो तुमने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें ऐसी दिक्कत आई नहीं थी, आई थी थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिसमें तुमने लाप्लास करे थे, लाप्लास में कुछ क्वेश्चनों में इंटीग्रेशन में वहां लिमिट के रूप में लिखना पड़ा है, फिर मजबूरी में आके, तो इसलिए पहले ही हम ये दिक्कत ना आए तो इन्हें क्वेश्चनों को लिमिट में सजा लेते हैं। पहले ही हमने क्या लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां लिख लिया x, इसका मतलब पहले इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में लिमिट के द्वारा x की जगह जहां x होगा वहां इंफिनिटी भर लेंगे। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें, इसलिए इन क्वेश्चनों को जितने भी इम्प्रॉपर वाले हैं लिमिट वाले हैं इनको पहले लिमिट के रूप में अलग लिख लो और सिंपल सोल्व कर लो पहले, फिर बाद में लिमिट ले दियो। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आया ये वाला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम पड़ी ही नहीं, लिमिट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें पता है जब हम बोलते हैं मुंह से तो ये अपर लिमिट और ये क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, और लिमिट का कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि लिमिट की जरूरत पड़ी नहीं, जब जरूरत पड़ती है तब कहते हैं वो इसको लिखेंगे हम x टेंड्स टू इंफिनिटी, तब ऐसे लिखने लगे, इसलिए हम पहले ही इन क्वेश्चनों को इस रूप में लिखेंगे। तुम्हें नहीं लिखने तो, क्योंकि तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी, तो लिखने कैसे कैसे हैं वो मैं तुम्हें यहां बताता हूं, ये है रूल इसके लिखने के, तुम्हें जाना भी तो होगा है या नहीं ठीक है तो कल लिखिए जाओ, ठीक है बच्चों कल करेंगे इसको फिर जो है।